हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। हम कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा। ठीक है, आज हम करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सभी केमिकल रिएक्शंस कुछ सर्टेन लॉज हैं उनको फॉलो करती हैं। उन्हीं लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ chemical combination. So as I have already told you that chemical reactions takes place according to certain laws. Those laws are known as laws of chemical combination. एक एक करके हम जो laws हैं वो स्टडी करेंगे। सबसे जो फर्स्ट लॉ है that is law of conservation of mass, या फिर इसी लॉ का दूसरा नेम क्या है, लॉ ऑफ अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी इस नेम से ही सजेस्ट हो रहा होगा कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसका मतलब एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्टेंट्स एक साइड पे होते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म होता है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब मास क्या है, वो कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ दैट मास ऑफ रिएक्टेंट्स दिस मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी होगा कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्टेंट का कुछ पोर्शन वो रिएक्ट नहीं करेगा, बट प्रोडक्ट बन गया। तो इसी इक्वेशन में एक चीज़ हमें और ऐड करनी पड़ेगी, मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ये चीज़ समझ आई। अगर तो सारा ही रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बन गया, रिएक्ट किया और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई, तो जो लॉ है वो इतना ही है, दैट मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ गया। बट अगर थोड़ा सा भी रिएक्टेंट ऐसा है जो कि जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो मास को डिस्ट्रॉय तो किया नहीं ना जा सकता, अनडिस्ट्रक्टिबिलिटी लॉ है, तो फिर उसका मास एज इट इज ऐड होगा, तभी हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस जो रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं किया वो आ गया। ठीक है, अब ये जो लॉ है इसकी 100% वैलिडिटी क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ क्या होती है, हीट या एनर्जी की फॉर्म में भी कुछ चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं। केमिकल रिएक्शंस में तो इतना हमें नहीं पता लगेगा, बट जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें हीट एनर्जी के फॉर्म में भी कुछ मास जो है उसमें मास चेंज जो है वो नोटिस किया जा सकता है। ठीक है, सो इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं अब हम फिजिकल प्रोसेस में भी और केमिकल प्रोसेस में भी। सो फिजिकल प्रोसेस में हम चेक करते हैं, सपोज मैंने ले लिया क्या, H2O किस स्टेट में प्रेजेंट है, ये लिक्विड में। ठीक है, अब वाटर को लिक्विड से वेपर फेज में लेके जाना है, यानी कि गैसियस फेज में। H2O किस फेज में, गैसियस फेज में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी लिक्विड किस में जाएगा, गैस में। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है, इवेपोरेशन, क्योंकि वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इनिशियली अगर मैं देखूं, इनिशियली रिएक्टेंट की तरफ जो ये लिक्विड प्रेजेंट है, जब क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो इनिशियली रिएक्टेंट का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 एटम्स हाइड्रोजन के, सो 2 × 1 प्लस एक एटम ऑक्सीजन का है 16, सो 2 × 1 2 प्लस 16 कितना हो गया 18, तो 18 ग्राम रिएक्टेंट का आ गया। ठीक है, आफ्टर इवेपोरेशन इनिशियली स्टेज में गैसियस में ये 0 था, क्योंकि इस टाइम पे वेपर्स बने ही नहीं थे, अभी तो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वाटर। आफ्टर इवेपोरेशन क्या हुआ, आफ्टर इवेपोरेशन ये सारा लिक्विड ये टोटली किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर फॉर्म में। तो इस बार सेम चीज़ है, 2 × 1 + 16,
तो आप देख सकते हो कि 18 ग्राम मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोसेस में हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक कर ली। अब एक केमिकल रिएक्शन भी देख लेते हैं कोई। सपोज मैं रिएक्शन लिख दूं कि कार्बन, ठीक है, इसको हम बर्न करेंगे। अब कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? सॉलिड, ठीक है। इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो दिस विल गिव CO2 विच इज़ इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, 2 एटम्स हैं, तो 2 × 16 32 ग्राम्स। तो इनिशियली रिएक्टेंट्स का टोटल कितना प्रेजेंट है? 32 + 12 44 ग्राम्स, ठीक है। जब ये रिएक्शन हो गई, कार्बन इसके साथ बर्न हुआ, गैस रिलीज हुई, इधर भी आप देख सकते हो कार्बन का 12 + 2 × 16, सो 12 + 32 दिस इज 44 ग्राम। तो मास जो है रिएक्टेंट का वो हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। So our second law of chemical combination is law of constant composition, या फिर इसी का ही नाम क्या है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब इनके नेम से ही सजेस्ट हो रहा है। कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब कि जो कंपोजिशन है एलिमेंट्स की कंपाउंड फॉर्मेशन में, वो हमेशा क्या रहने वाली है? कांस्टेंट ही रहने वाली है, ठीक है। यानी कि कभी भी एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए जब वो कंबाइन करेंगे तो वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास, हमेशा वो उनका जो मास किसी भी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो यूज़ हो रहा है वो फिक्स है, ठीक है। अब डेफिनाइट प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग है वो हम एग्जाम्पल लेके ही समझते हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें ये बता दिया कि कोई भी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड, मैंने क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास, यानी कि उनके मास की फिक्स्ड प्रोपोर्शन वही यूज़ होने वाली है, ठीक है। अब सपोज हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं, बट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए क्या यूज़ होगा? 12 ग्राम कार्बन का और 32 ग्राम्स ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स यूज़ होते हैं। ये तो यूज़ होना ही होना है, 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इनकी फिक्स्ड रेशो है। अगर रेशो में पता करूं कि कार्बन बाय ऑक्सीजन, ये रेशो क्या है, तो कार्बन कितना यूज़ हो रहा है? 12, वो कितना हो रहा है? 32, 4 से कर दो डिवाइड, 4 3 = 12, 4 8 = 32, रेशो क्या आ गई? 3:8। तो हमेशा इसी डेफिनाइट प्रोपोर्शन में ही कार्बन और ऑक्सीजन वो कंबाइन करने वाले हैं। अब इस केस को हम 2 अलग अलग उससे समझते हैं। अगर हमें दे दिया गया है 22 ग्राम ऑफ CO2 और 88 ग्राम ऑफ CO2, हमें बताना है कि इसमें कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। अब हमें पता है कि एक कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा, वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। तो उनकी रेशो ये 3:8 जो है, इसको ऐड किया, क्या आ गया? 11। जो नंबर आपको दिया होता है उसको डिवाइड किया, क्या आया? 2। तो ये जो नंबर आता है इससे मल्टीप्लाई करना होता है। अब कार्बन वो कितना था? 3, तो कार्बन कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 6 ग्राम आ गया। ऑक्सीजन वो कितना था? 8 को भी इससे कर दो 2 से, 16 ग्राम ऑक्सीजन आ गया। तो 22 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में 6 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। सेम इधर अप्लाई करते हैं, 8 + 3 11 हो गया ना। तो 88 को 11 से किया, इधर नंबर क्या आया? 8। तो कार्बन का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 8 24 ग्राम्स। ऑक्सीजन का पता करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई,
तो 64 + 24 88 ग्राम। तो 88 ग्राम अगर CO2 प्रेजेंट है तो उसमें 24 ग्राम कार्बन है, 64 ग्राम्स ऑक्सीजन है। तो इसमें भी रेशो निकाल के देख लो, हमेशा रेशो सेम होगी, यानी कि वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे किसकी फॉर्मेशन के लिए, कंपाउंड की। दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। So the third law of chemical combination is law of multiple proportions। अब पिछली लॉ हमने क्या की है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इस बार है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ किन केमिकल रिएक्शंस में वैलिड है, ये लॉ उनमें वैलिड होगी कब, जब दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, या फिर अगर मैं कहूँ कि दो एलिमेंट्स कंपाउंड्स कितने बना रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, अगर मैं आपको इसको समझाऊँ, सपोज दो एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी। अब वो कंपाउंड बना रहे हैं कितने, दो या दो से ज़्यादा। एक सपोज ए बी है, एक सपोज AB2, सपोज ये दो कंपाउंड है, एक AB और एक AB2। तो इसमें A का मास ये क्या है, फिक्स है, किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है, और दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है वो हमेशा किस में होता है, होल नंबर रेशो में। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखने जाओगे तो आप क्या लिखोगे, जब भी दो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, when two elements form two or more compounds, so one element has fixed mass, उसका मास फिक्स होता है, ठीक है, and mass of other element is in whole number ratio with अदर। ठीक है ना, तो जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास की जो रेशो होगी वो होल नंबर रेशो होगी। अब इसको हम समझते हैं। अब देखो, अगर कार्बन का एक एटम यूज़ हो, ऑक्सीजन का भी एक एटम यूज़ हो, CO, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो, पूरा मॉलिक्यूल बन गया, तो ये बनता है CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन वही दो एलिमेंट हो गए जो कि दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं हमारे पास। एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। अब हम देखते हैं इसमें मास कितना कितना है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 12 और ऑक्सीजन का 16, इधर तरफ कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, क्योंकि दो एटम है। ठीक है ना, इधर ऑक्सीजन का एक है तो 16, उधर दो है तो 32। तो आप देख सकते हो कि किसी एक एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स है, और दूसरे का जो मास है वो क्या है, होल नंबर रेशियो में है। तो इसमें ऑक्सीजन 16, उधर तरफ ऑक्सीजन 32, सिंपल होल नंबर रेशियो कम्स आउट टू बी 1:2। ठीक है ना, तो हमेशा जो दूसरा एलिमेंट होगा वो कंबाइन करेगा फिक्स मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और जो उसकी जो मास की रेशियो होगी वो होगी होल नंबर रेशियो। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अभी 2 लॉज और रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। मेरे को लगता है आपको ये तीनों लॉज समझ आ गए होंगे। अगर ये समझ आ गए हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल भी को भी अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। ठीक है, ताकि जो आने वाले वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इसके बाकी के पार्ट्स का लिंक वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आपने वो पार्ट मिस किए हैं तो आप वो लिंक पे क्लिक करो और वहाँ से जाके वो पार्ट भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।